हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। रात का वक्त था, हवाएं सर्द हो चली थी। एबिगेल अपनी कमरे की खिड़की पर बैठकर कुछ लिख रही थी। जिस रोज़ वो यहाँ पर आई थी उस रोज़ उसे ये जगह बहुत खूबसूरत लगी थी, पर अब उसके दिमाग के सारे विचार कुछ कुछ बदलने लग गए हैं। ये जगह जितनी खूबसूरत दिन के उजाले में लगती है, रात के अंधेरे में ये उतनी ही खौफनाक और रहस्यमयी हो जाती है। उसके यहाँ आए हुए सिर्फ 3 ही दिन गुजरे हैं और इन 3 दिनों में उसने तकरीबन 40 से 50 लोगों की मौत की खबर सुनी है। वो लोग एक अजीब ही तरह की बीमारी से मर रहे थे। ऐसा सिर्फ एबिगेल सोचती थी, गांव के लोग ऐसा नहीं मानते थे। उनके विचार में ये कोई और ही पारलौकिक शक्ति थी। पर एबिगेल क्योंकि एक साइंटिस्ट थी, वो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। जब उसे यहाँ के बारे में पता चला तो वो ये जानने को उत्सुक हो गई कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है। वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी और उसके इस प्रोफेसर ने उसकी काबिलियत को देखा था और उसे उसके साथ के ही 4 या 5 स्टूडेंट्स को लेकर उन्होंने एक एकेडमी बनाई और धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई। और अब उनकी ये एकेडमी बढ़ते बढ़ते एक रिसर्च सेंटर बन चुकी है, जिसमें उसके ही जैसे कई स्टूडेंट्स अपने विचारों को देखते हैं और नई चीज़ों को खोजते और परखते हैं। एबिगेल भी उसका एक हिस्सा है। वो लोग अक्सर ऐसी बीमारियों के ऊपर शोध और अनुसंधान करते हैं जिनके बारे में आम लोग नहीं जानते। परमाणु हिंसा के बाद सबसे ज़्यादा खतरा जैविक हिंसा का ही है। आने वाले समय में अगर कभी भी विश्व युद्ध का खतरा हुआ तो लोग इसी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर सकते हैं और ये वाकई में बहुत विनाशकारी होगा। और इससे लड़ने के लिए वो और इसकी टीम काम किया करते थे। वो हर एक छोटे से छोटे जीवाणु और विषाणु के बारे में अहम से अहम जानकारी जुटाया करते थे और हर एक छोटी से छोटी बीमारी के बारे में बड़ी से बड़ी जानकारी इकट्ठा करना उनका काम होता था, ताकि भविष्य में वो लोगों को इतना मजबूत बना सकें कि वो इन ख़तरनाक चीज़ों के आगे भी अपने आप को बचा सकें या उनके बचाव का कोई तरीका ढूंढा जा सके। और इसी तरह एबिगेल का यहाँ आना हुआ था। उनकी टीम ने यहाँ चल रही इन सभी अफवाहों के बारे में काफ़ी दिन पहले से सुन रखा था। ये घटनाएं सिर्फ इस गांव में नहीं हो रही थी, ऐसा पहले भी 2-3 गांवों में हुआ था और ये चीज़ ऐसा लग रहा था मानो एक गांव से दूसरे गांव में फैलती जा रही हो। पहले एक गांव, फिर दूसरा गांव और अब उसके बाद ये तीसरा गांव था जहां ये खबरें सुनने को आ रही थी कि लोग झुंड के झुंड में मर रहे हैं, वो भी रातों रात। एबिगेल जानना चाहती थी कि आखिर ये कौन सी नई रहस्यमयी बीमारी है जिसके बारे में हम आम इंसान नहीं जानते थे। एबिगेल इसी के बारे में उस रात अपनी खिड़की पर बैठी लिख रही थी। काफ़ी देर लिखने के बाद उसे नींद का एहसास होने लगा और उसने अपनी डायरी बंद की और फ़ौरन अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। उसकी टीम ने उसके यहाँ रहने का इंतज़ाम पहले ही कर दिया था। वो चाहते थे कि वो भीड़ भाड़ के इलाके से दूर रहे, ताकि अगर गांव में कोई फैलने वाली बीमारी पहुंची है तो उससे एबिगेल को कोई ख़तरा ना हो। इसलिए उन्होंने एक ऐसा इलाका चुना जहां आसपास ज़्यादा घर नहीं थे और एक बहुत ही खूबसूरत मकान जो बहुत ही कम कीमतों पर किसी भी इंसान के रहने के लिए अवेलेबल था। एबिगेल जब यहाँ रहने आई उसे इसकी खूबसूरती बहुत पसंद आई। आसपास हर तरफ घने जंगल थे। शाम के वक्त यहाँ चिड़ियों की चहचहाट और साथ ही साथ झिंगुरों का बोलना सुनाई देता था। एबिगेल को ऊपर का एक कमरा मिला था। उस कमरे में रहना उसे बहुत पसंद था। वो कमरा उसकी उम्मीद से काफ़ी बड़ा था और उसकी पिछली खिड़की से घर के पीछे का नज़ारा दिखाई देता था, जो कि और भी खूबसूरत था। घर के पीछे कुछ ही दूरी पर एक खूबसूरत सी नदी बहती थी जिसका पानी बहुत साफ था और रात के वक्त जब चांद की रोशनी उसमें पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि मानो नदी के भीतर हज़ारों तारे टिमटिमा रहे हों। एबिगेल को ये नज़ारा देखना बहुत पसंद था, पर 2-3 दिनों में
उसने यहाँ जो चीज़ें देखी और महसूस की वो उसके लिए बहुत ख़तरनाक और भयानक थी। उसने ऐसा पहले कभी कुछ भी महसूस नहीं किया था। इन खबरों के बारे में सिर्फ सुनना और उन्हें अपनी आंखों से देखना दोनों ही बहुत अलग बात थी। पिछली रात जब एबिगेल अपने कमरे में बैठी इसी तरह लिख रही थी, तब रात के वक्त उसे अचानक ही एक अजीब धमक महसूस हुई उसके घर की छत के ऊपर। यह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो अचानक ही चौंक गई। ऐसा लगा मानो कोई बाहरी सी चीज़ उसकी छत पर गिरी हो या कोई भारी सा जानवर उसकी छत पर कूदा हो। ये कोई आम छोटी घरेलू बिल्ली नहीं हो सकती थी। उनके कूदने की ऐसी भारी आवाज़ नहीं होती। वो चाहती थी कि वो ऊपर जाकर पता लगाए कि वहाँ क्या है, पर उसका घर कैसा था और ऊपर जाने का रास्ता क्या था वो नहीं जानती थी। ये बहुत ही बड़ा घर था और यहाँ तकरीबन 100 से 120 कमरे थे। एबिगेल यहाँ नई थी और उसकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। सिर्फ एक केयर टेकर था जो समय समय पर आकर उससे उसकी ज़रूरतों के बारे में और उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछताछ कर लिया करता था, पर वो भी अक्सर यहाँ से बाहर रहा करता था। एबिगेल को अपना सारा काम खुद ही करना होता था, पर वो मैनेज कर लेती थी। पर उस रात जो कुछ भी हुआ उसने उसे थोड़ा डरा दिया। वो आवाज़ उसके लिए थोड़ी नई थी। एबिगेल थोड़ा घबरा गई थी। वो धमक सुनने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ था कि कहीं किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। ये घर इतना बड़ा था और साथ ही साथ आसपास का इलाका इतना सुनसान था कि रात के वक्त गहरी खामोशी हो जाती थी। ऐसे में आप किसी के चलने की हल्की आवाज़ भी सुन सकते थे और एबिगेल को साफ महसूस हुआ था कि उसने घर में किसी को चलते हुए महसूस किया था, ठीक उसके सर के ऊपर। एबिगेल आज सुबह जब गांव का दौरा करने निकली, उसने देखा एक खाली मैदान में उन सभी लाशों को इकट्ठा किया गया था जो पिछली रात मिली थी। ये तकरीबन 20 की संख्या में थी। वो सभी अलग अलग जगहों से मिली थी। पता नहीं इन सबको हुआ क्या था। उसने उन सभी के परिवार वालों से पूछताछ करने की कोशिश की। उन सभी का कहना बस एक ही था कि वो कोई बीमारी नहीं थी और ना ही उनमें बीमारियों जैसे कोई लक्षण थे। उन सभी का कहना था कि उनके परिजन जो कि गुजर गए वो मरने से पहले बिल्कुल सामान्य थे। उनमें किसी भी बीमारी का किसी भी तरह का लक्षण नहीं था। वो आराम से खा पी रहे थे, आराम से सो रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। ये सब कुछ बिल्कुल अचानक हुआ उनके साथ। जब एबिगेल खुद उनका मुआयना करने गई तब उसने पाया कि उनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था और सबका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और गर्दन पर सुराख जैसे 2 निशान थे। ये तो अजीब है। एबिगेल ने उनका ब्लड टेस्ट करना चाहा। उसने अपने औजार निकाले और उनके शरीर से खून इकट्ठा करने की कोशिश की, पर उसकी ये कोशिश भी नाकाम रही क्योंकि उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था जिसका वो परीक्षण कर सके। ये बात देखकर एबिगेल बिल्कुल सन्न सी रह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी के भी शरीर में खून की ज़रा भी मात्रा नहीं है। ये बहुत अजीब है। हो सकता है कि इनकी मौत की वजह भी यही हो, पर अचानक से खून की कमी, वो भी एक ही समय पर, और वो भी इतने सारे लोगों में, किस वजह से हो सकती है? मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा इनका परीक्षण करने का। उसने उनके चेहरे की तरफ देखा, उनके दांतों की और मुंह की जांच की और कुछ सैंपल्स भी लिए, पर उसे ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला। उन सभी के सैंपल्स की जांच करने के बाद भी वो कुछ पता नहीं लगा पाई और अपने अभी तक की प्रगति के बारे में अपने साथियों को खबर कर दी। वो यहाँ अकेली ही आई थी क्योंकि उसके प्रोफेसर चाहते थे कि वो ही ये काम करे। उनका रिसर्च सेंटर बेहतरीन स्टूडेंट से भरा हुआ था, पर फिर भी उनके पास अभी भी फाइनेंशियल मदद बहुत कम थी, जो कि उनके साथियों से मिलती थी
उनके किए हुए खोज के कार्यों से मिलती थी या फिर कभी कभार उन्हें इस काम में सरकार की भी सहायता लेनी पड़ती थी, जिसके बाद किसी तरह उनका रिसर्च सेंटर काम कर रहा था। उन्हें उम्मीद थी तो एक बड़ी सफलता की, जिसके बाद उनका ये रिसर्च सेंटर लोगों की नज़र में आ जाता और साथ ही साथ इसका नाम भी होता और उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती और लोग भी इसमें जुड़ना पसंद करते। एबिगेल भी यही चाहती थी। वो जी जान से कोशिश कर रही थी पर कोई भी सबूत उसके हाथ नहीं लग रहा था। वो डायरी बंद करके सोने चली गई। तभी बीच रात में अचानक वही जोरदार धमक की आवाज़ फिर से हुई और वो हड़बड़ा कर जाग गई। ये घर काफ़ी बड़ा था और पुराने ज़माने का था, इसलिए यहाँ रोशनी का ज़्यादा प्रबंध नहीं था। यहाँ कुछ मुख्य मुख्य कमरों में ही इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया गया था और पुराने कमरों को यूं ही छोड़ दिया गया था जैसे वो पहले थे। और एबिगेल का कमरा भी कुछ ऐसा ही था। एबिगेल को भी अपने कमरे में लैंप्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहती थी, इसलिए दिन के वक्त उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। और इस कमरे में काफ़ी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं और इसमें दिन का उजाला आसानी से आ जाया करता था और दिन के वक्त अंधेरे की कोई भी समस्या नहीं होती थी। पर रात होने पर एबिगेल को बार बार इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं उसके कमरे के लैंप्स बुझ ना जाएं। और वो समय समय पर वहाँ कैंडल्स और लैंप्स जलाती ही रहती थी। जब वो उस आवाज़ को सुनकर चौंक कर उठी तब उसने अपने आसपास देखा। उसके कमरे के सभी लैंप्स तकरीबन बुझ गए थे, केवल 2 कैंडल्स थीं जो जली हुई थी। वो फ़ौरन उठी और उन कैंडल्स से ही दोबारा उन लैंप्स को जलाया और कमरे में रोशनी की। आसपास बहुत खामोशी थी, केवल बाहर जंगल में झिंगुरों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। हवा भी बिल्कुल शांत थी। आज चांदनी रात थी और चांद की रोशनी नदी पर पड़ रही थी। आज नदी में भी बहुत कम हलचल थी क्योंकि हवा बिल्कुल बंद थी। बाहर एक तरह से खामोशी छाई हुई थी। एबिगेल सांसें रोके कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी। फिर कुछ ही देर बाद उसे ऊपर के कमरे से फिर से वही चहलकदमी जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखा। वह आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती जा रही है और धीरे धीरे एबिगेल से दूर होती जा रही है। एबिगेल को माजरा कुछ समझ नहीं आया। उसने फैसला किया कि वो इस बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। हालांकि उसने पहले नहीं सोचा था कि वो इस घर के बाकी हिस्से को भी देखना चाहेगी। वो अपने काम में ही इतनी व्यस्त थी, पर इस समस्या का कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना था। इसलिए वो दोबारा सो गई, पर काफ़ी देर बाद उसे नींद आ पाई। और अगली सुबह जब वो जगी तब ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे पहले वो उस हिस्से की ओर गई जहाँ वो घर अक्सर बंद रहा करता था। वहाँ कमरे पर ताला लगा हुआ था जिससे घर के बाकी आधे हिस्से में जाया जा सकता था। अब एबिगेल जानती थी कि इस ताले की चाबी ज़रूर यहाँ के केयरटेकर के पास होगी और उससे अगर चाबी मांगी गई तो शायद वो नाराज़ हो जाए। लेकिन एबिगेल की प्रॉब्लम भी बहुत ज़रूरी थी। उसने फ़ौरन केयरटेकर से संपर्क किया और उससे चाबी के बारे में पूछताछ की। देखिए, मुझे लगता है कि शायद ऊपर के कमरों में कोई जानवर है, वो रात के वक्त घूमता फिरता है या फिर कुछ वैसा ही। अगर आप मुझे इसके दूसरे हिस्से की चाबी दे सकते तो मैं उसकी खोजबीन कर लेती और उसके बाद मैं वादा करती हूँ आपकी चाबी मैं आपको वापस दे दूँगी और आपका घर बिल्कुल वैसा रहेगा जैसा ये था। मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊँगी। अगर आप मेरी मदद कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अक्सर मुझे रात के वक्त जग जाना पड़ता है। वो रात के वक्त कुछ गिरने की आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुल जाती है और मैं फिर ठीक से सो नहीं पाती दोबारा। देखिए, मैं आपको मना नहीं करता, मैं आपको चाबी ज़रूर दे देता अगर वो मेरे पास होती तो। देखिए, मेरी मजबूरी है। यहाँ के कुछ ही कमरों की चाबी है मेरे पास। मेरे पिताजी ने इस घर को काफ़ी कम कीमतों में ख़रीदा था, यहाँ की मरम्मत करवाई, पर फिर भी यहाँ के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनकी चाबी हमें मिली ही नहीं।
और जिसकी मिली हमने उसकी देखभाल की और अभी तक इस घर को वैसा का वैसा रखने की कोशिश की है जैसा ये है। पर यहाँ लोग ज़्यादा आना पसंद नहीं करते और अब तो यहाँ जो अफवाहें फैली हुई है उसकी वजह से और भी ज़्यादा सोचता हूँ कि इसे कहीं बेच दूँगा, इसलिए बाकी कमरों के बारे में देखना भी ज़रूरी नहीं समझा मैंने। शायद इस कमरे की चाबी नहीं है मेरे पास, माफ़ कीजिएगा। अरे अब मैं क्या करूँ? देखिए, वैसे अगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो फिर आप चाहें तो इस ताले को तोड़ भी सकती हैं। वैसे मैं भी देखना चाहूँगा कि इसके बाकी बचे हुए हिस्से में है क्या चीज़। हाँ, ज़रूर, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा ही करूँगी। केयर टेकर के चले जाने के बाद एबिगेल काफ़ी देर तक इस बात पर सोचती रही। वो एक बार फिर से गाँव गई। आज भी कई लोगों के मरने की खबर मिली उसे। एक जवान लड़का जो नदी किनारे से फिशिंग करके लौट रहा था, वो अकेला ही था। रात के वक्त वो फिशिंग करके वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था जंगल के रास्ते से। तभी रात के वक्त न जाने उसके साथ क्या हुआ। अगली सुबह उसके घर वाले उसे ढूंढने निकले। वो पूरी रात घर वापस नहीं आया और जब वो उसे ढूंढने निकले तो नदी और घर के रास्तों के बीच उसे यहाँ मरे हुए पाया। इसी तरह दूसरी कहानी है एक औरत की जो रात के वक्त अपनी एक पड़ोसी से बातचीत करने उनके घर तक गई थी। उन दोनों के घर का फासला ज़्यादा नहीं था और वापसी के वक्त वो भी कहीं गायब हो गई और सुबह जब उसे ढूंढा गया तो वो घर के कुछ ही दूर पर जंगलों के बीच मरी हुई मिली और उसी हालत में। सबके परिवार वाले सकते में हैं कि आखिर अगला किसका नंबर होगा। इस गांव के लोगों ने रात में अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। हर तरफ एक ही शैतान की चर्चा है। लोग उसे शैतान मानते हैं, पर एबिगेल उसे विज्ञान का कोई और चमत्कार मानती है। कोई ऐसा अनजान हिस्सा जिससे हम सब वाकिफ़ नहीं हैं, और वो इस पहेली को सुलझाना चाहती थी। लोगों की बातों को सुनने बगैर वो सिर्फ अपने नियमों पर चलना चाहती थी, पर सभी चीज़ें उसकी समझ से परे हो रही थी। उससे अभी तक कोई भी लीड नहीं मिली थी उसके केस में। वो जानना चाहती थी कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या रही होगी, और जहाँ तक संभव था उनकी मौत की वजह खून की कमी रही होगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी सांसें रुकी होंगी और फिर दिल रुकने की वजह से मौत हो गई होगी। पर एकाएक इस तरह खून की कमी इतने लोगों में क्यों हुई, ये सवाल बार बार एबिगेल के दिमाग में घूम रहा था। शाम के वक्त जब एबिगेल घर वापस आई, वो काफ़ी थकी हुई थी। उसने फ़ौरन एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी पीने के बाद उसने कुछ अच्छा महसूस किया। उसने अपने कमरे के लैंप्स फिर से जला लिए और एक लैंप लेकर घर के दाहिने हिस्से की ओर गई, जहाँ उसे शक था कि ऊपर जाने का कोई ना कोई तरीका यहीं पर होगा, या सीढ़ियों का रास्ता शायद यहीं से जाता हो। उसने केयर टेकर की बातों को नज़रअंदाज किया और उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस ताले को तोड़कर ज़रूर रहेगी। उसने फ़ौरन घर के बाहर जाकर एक भारी पत्थर ढूंढा और उससे कुछ ही चोट के बाद वो ताला टूट गया। एबिगेल ने आगे कदम रखा। आगे का हिस्सा बहुत अंधेरा था और यहाँ घर के बाकी हिस्सों के मुकाबले ठंडक थोड़ी ज़्यादा थी और हवा में एक नमी का सा एहसास था। सीलन की गंध आ रही थी उस कमरे की हवा में। एबिगेल के हाथ में वो लैंप था जिसके सहारे वो आगे बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दोनों तरफ सर घुमाकर देखा। उसके दोनों तरफ कमरों की कतारें थीं। ये घर अब उससे और बड़ा महसूस होने लगा था। यहाँ भी कई कमरे थे। एक गलियारे से होते हुए वो कुछ आगे गई। गलियारे के किनारे की तरफ एक खाली हिस्सा था जो और भी अंदर की तरफ जाता था। वो धीरे धीरे उसी हिस्से की ओर बढ़ी और जब वो वहाँ पहुँची, उस हिस्से को देखकर उसे काफ़ी खुशी महसूस हुई। वो हिस्सा सीढ़ियों का था, वो सीढ़ियाँ जो ऊपर की ओर जाती थी। और जब उसने ठीक अपने पीछे
सर घुमाकर देखा तो दूसरी तरफ नीचे जाने की सीढ़ियाँ थीं जो नीचे की तरफ जा रही थी। एबिगेल ने पहले ऊपर जाने का फैसला किया। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर की तरफ गई। ऊपर जाने पर वैसा ही एक और गलियारा और उसी तरह कई कमरे। एबिगेल ने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये कमरा ही शायद मेरे कमरे के ऊपर होगा। इस कमरे में जाने की कोशिश करती हूँ। एबिगेल उस कमरे तक गई पर वो कमरा भी लॉक था। एबिगेल ने फिर वही किया। उसने उसके ताले को किसी तरह धक्का देकर तोड़ा। दरवाज़ा खुल गया। कमरे के अंदर लैंप ले जाने पर पता चला कि ये कमरा भी बहुत पुराना था और सीलन से भरा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले थे और सामान पर धूल की एक गहरी परत। दाहिनी तरफ एक पुराना पियानो रखा था। बड़ी खिड़कियां थीं जिन पर कर्टन्स टंगे हुए थे और वो फटने लग गए थे। शायद वो काफ़ी वक्त से वहाँ टंगे हुए थे। ऐसा ही रोज़मर्रा का सामान वहाँ फैला हुआ था, पर ज़मीन पर किसी के कदमों के निशान नज़र आ रहे थे। एबिगेल ने गौर से देखा। धूल की परत पर किसी के कदमों के निशान थे। कुछ कुछ जगहों से वो धूल छटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई गीले पैरों से कमरे के अंदर आया है और कमरे की धूल उसके जूतों से साफ चिपक गई है। जूतों का आकार देखने पर महसूस हो रहा था कि ये ज़रूर किसी आदमी के जूते हैं। औरतों के पैर इतने बड़े नहीं होते। एबिगेल ने अंदाज़ा लगाया। फिर उसने उन जूतों की ओर देखा। ये निशान खिड़की से अंदर आते हुए महसूस हो रहे थे और फिर सीधे दरवाजे की ओर जाते हुए, बिना कहीं रुके हुए। कहीं और कोई भी निशान नहीं था। एबिगेल ये देखकर थोड़ा घबरा गई। अब उसे लग रहा था कहीं मैंने ताला तोड़कर कोई गलत काम तो नहीं किया। ऐसा ना हो कि मैं खुद ही मुसीबत में पड़ जाऊं। एबिगेल ये जानकर थोड़ा घबरा गई थी कि रात के वक्त होने वाला वो शोर कहाँ से आता है। ये इंसान कौन था और यहाँ क्या कर रहा था? एबिगेल सब जानना चाहती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपकी सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियोज़ ला सकूँ। मुझे आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहता है, इसलिए आप दिल खोल कर आपके सजेशंस मेरे सामने रखिए। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।